हम विलियन चैप्टर को पढ़ रहे थे। विलियन चैप्टर का आज भाग संख्या 3 है। इससे पहले सांद्रता की इकाइयां हम पढ़ चुके थे। उसके बाद राउले का नियम पढ़ चुके थे। विलेयता व विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ चुके थे। आज हम चालू कर रहे हैं आदर्श व अनादर्श विलयन। तो देखो, आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं, तो सबसे पहले उसी की भूमिका बनाते हैं। इससे पहले राउले का नियम पढ़ा था आपने। राउले के दो नियम, अवाष्पशील घटकों का नियम और वाष्पशील घटकों का नियम। अवाष्पशील घटकों का नियम पीएच समानुपाती एक्स विलायक, और वाष्पशील घटकों का आपको नियम पढ़ाया था टीटीएम, तू तेरा मैं मेरा। नेक्स्ट, आज बात करते हैं आदर्श व अनादर्श पर। तो देखो, ऐसा विलयन जो राउले का नियम की पालना करे वो आदर्श और नहीं करे वो अनादर्श। जी नहीं, दोनों ही राउले के नियम की पालना करेंगे, लेकिन इसमें बड़ी बात यह, सांद्रता व ताप की प्रत्येक परास पर करेगा तो वो होगा आदर्श, और सांद्रता व ताप की प्रत्येक परास पर राउले के नियम की पालना नहीं करेगा वो होगा अनादर्श विलयन। तो कहने लायक बात हो गई, ऐसा विलयन जो सांद्रता व ताप की प्रत्येक परास पर राउले के नियम की पालना करता है वो आदर्श। जो सांद्रता व ताप की प्रत्येक परास पर राउले के नियम की पालना नहीं करता वो कहलाता आपका अनादर्श विलयन। इसके बाद राउले के नियम में वाष्पशील घटकों में आपने देखा था कुल वाष्प दाब कितना होता है, तो P टोटल बराबर P नॉट ए प्लस P नॉट बी, या आप यूं कह सकते हैं कि जो ऐसे विलयन जिनके लिए P टोटल बराबर क्या होगा, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी के बराबर होगा तो वो है आदर्श। और अगर P टोटल बराबर P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी के बराबर नॉट इक्वल टू होगा तो होगा अनादर्श विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलयन का कुल वाष्प दाब घटकों के वाष्प दाब के योगफल के बराबर हो तो आदर्श, घटकों के वाष्प दाब के योगफल के बराबर ना हो तो होगा अनादर्श विलयन। नेक्स्ट आती है इसमें बात डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो अगर 0 के बराबर आ गई तो होगा आपका आदर्श विलयन। नेक्स्ट, डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 आई तो फिर होगा आपका अनादर्श विलयन। अब डेल्टा एच मिक्सिंग कैसे, तो देखो, विलायक में घटकों को मिला रहे हैं। आपने राउले के नियम में देखा था, विलायक में घटकों को मिला रहे हैं। सपोज करो जब ये दोनों घटक मिले, दोनों घटक मिलने से पहले भी एंथैल्पी उतनी ही थी, घटकों को मिला दिया और उसके बाद भी एंथैल्पी उतनी है तो आदर्श है। घटकों को मिलाने के बाद एंथैल्पी घट या बढ़ गई तो फिर क्या है, अनादर्श। तो भाषा क्या बनाओगे, ऐसा विलयन जिसमें विलायक में घटकों को मिलाने पर, विलायक में घटकों को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन 0 हो तो होगा आदर्श, और एंथैल्पी परिवर्तन 0 के बराबर ना हो तो होगा आपका कैसा, अनादर्श विलयन। नेक्स्ट अगला आएगा डेल्टा वी मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर क्या आ गया दोस्तों, 0 तो होगा आदर्श, और अगर डेल्टा वी मिक्सिंग आपका आ गया क्या, नॉट इक्वल टू 0 तो फिर कैसा होगा, अनादर्श विलयन। डेल्टा वी मतलब आयतन में परिवर्तन। इस बात से जोड़ते हैं तो कैसे बोलोगे, इसकी भाषा कैसे बनेगी, विलायक में घटकों को मिलाने पर, विलायक में घटकों को मिलाने पर आयतन परिवर्तन ना हो, शून्य मतलब नहीं हो, आयतन में परिवर्तन नहीं हो तो आदर्श है। आयतन घट जाए या बढ़ जाए, अर्थात विलायक में घटकों को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन हो तो फिर होगा आपका कैसा विलयन, अनादर्श विलयन। ऐसे ही लास्ट टॉपिक इसमें आता है ए बी बी इक्वल टू आ गया आपका ए बी। ऐसे ही ए बी बी नॉट इक्वल टू आ गया आपके पास क्या, ए बी तो होगा आपका अनादर्श। मतलब क्या है, देखो, विलय विलय विलायक विलायक आकर्षण विलयन के आकर्षण बल के बराबर हो तो होगा आदर्श। विलय विलय विलायक विलायक आकर्षण विलयन के आकर्षण बल के बराबर ना हो, उसके तुल्य ना हो तो फिर क्या होगा, अनादर्श विलयन। दूसरी भाषा में कह सकते हैं यह समान प्रकार का बल है, इसे आप बोल सकते हैं ससंजक बल, और इसको बोल सकते हो आप असंजक बल।
इसे बोल सकते हैं ससंजक बल और इसे बोल सकते हैं आप आसंजक बल। यदि ससंजक बल आसंजक बलों के बराबर है तो आदर्श, और नहीं है तो फिर क्या होगा, अनादर्श विलयन। अगली बात करते हैं आदर्श विलयन के उदाहरण कौन कौन से हैं। अगर आदर्श विलयन का ग्राफ बने तो ग्राफ कैसा बनेगा, सीधी रेखाएं होगी, वो आदर्श विलयन को प्रदर्शित करेगी। तो देखो दो घटकों को मिलाया गया, अपन सपोज करते हैं कि जो घटक है आपके पास, दो घटक ले लिया आपने, एक घटक ले लिया XA, एक घटक ले लिया XB, इधर भी लिख दिया आपने XB और इधर भी लिख दिया आपने XB, इसको सपोज कर लो XA है, XA। यहां माना कि XA की मोल बीम 1 है तो B की कितनी होगी भैया 0, क्योंकि कुल मोल बीम हमेशा एक ही होती है। यहां XA की कितनी होगी 0, तो B की कितनी होगी 1। अब ये रेखा अगर सीधी वहां जाके टकराए और ये रेखा सीधी यहां आके टकराए तो इनका कुल वाष्प दाब इस लाइन से प्रदर्शित होगा, यहां से यहां तक। तो ये देखो यहां से घटक ए चल रहा पर मिल कहां रहा है, ये इस लाइन पे मिल रहा है, तो इस लाइन पर कौन अस्तित्व में, बी। तो पीबी किसके तुल्य होगा, उस दिन अपन ने बात की थी पीबी टीटीएमएम के थ्रू, पीबी की हमने बात की थी, तो वो बराबर किसके तुल्य होगा, वो तुल्य होगा पी नॉट बी एक्स बी, और ये पी ए बराबर हो गया आपका पी नॉट ए एक्स ए। ये आपका है पी टोटल, तो पी टोटल बराबर होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये तो कुल वाष्प दाब को बताएगी, ये लाइन कुल वाष्प दाब को। ये घटक वहां मिल रहा है तो पीबी को बताएगा, इस लाइन पर मिल रहा है तो यहाँ कौन अस्तित्व में, इस लाइन पर बी, तो पीबी का हो गया पी नॉट बी एक्स बी और पीए का हो गया पी नॉट ए एक्स ए, और यहां हो गया आपका पी टोटल, तो पी टोटल बराबर होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। एक चीज और आप देख रहे हो ये लाइन तो नीचे है, ये लाइन कहां है, ऊपर है। ये लाइन किसको प्रदर्शित करती है, अगर ये लाइन ऊपर है तो इसका मतलब घटक बी घटक ए की तुलना में अधिक वाष्पशील है, इसका मतलब ये होगा। नेक्स्ट अगली बात करते हैं इसके कुछ उदाहरण। तो उदाहरणों की बात करें तो आप सीधा ध्यान रखिए, उदाहरणों में 2-3 उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां हो गया आपका मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल। एक एग्जांपल हो गया आपके पास यहां से एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। ऐसे आपका एक एग्जांपल हो गया CCl4 प्लस SiCl4। ऐसे और एग्जांपल देखना है क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, बहुत सारे एग्जांपल इसके बन सकते हैं, बट आप सीधी बात ध्यान रखें, क्या इसका ट्रिक क्या बन जाएगा हमारे पास, जिनमें CH2 का अंतर होता है वो आदर्श विलयन है। जैसे देखो एथेनॉल और मेथेनॉल में भैया CH2 का अंतर है, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन में भी CH2 का ही अंतर है। आप कहोगे कि कुमार साहब इसमें नहीं है अंतर, बट ये एक परिवार के सदस्य हैं, तो आदर्श विलयन को पहचानने का तरीका है जिनमें CH2 का अंतर हो। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है आपके पास एक परिवार के सदस्य होने चाहिए, एक परिवार के सदस्य होने चाहिए। एक परिवार जैसे कार्बन और ये काशी गए शंकर प्रभु, एक ही ग्रुप के आगे, एक ही वर्ग के आगे, तो एक परिवार के सदस्य है। ऐसे ही जिसमें अनुलग्न समान होता है, जैसे देखो अनुलग्न समान वाला क्या बन गया दोस्तों, यहां हो गया आपके पास बेंजीन प्लस यहां भी हो गया आपके पास बेंजीन। सपोज करो ये क्लोरोबेंजीन और ये हो गया आपका ब्रोमोबेंजीन, तो एक हो गया क्लोरोबेंजीन और एक क्या हो गया ब्रोमोबेंजीन। तो बेंजीन पे इसका पे बैक साइड कैसा है, समान है। ये हो गया हमारे पास आदर्श विलयन। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं अनादर्श विलयन की, लेकिन अनादर्श विलयन पर जाएं इससे पहले एक बार आदर्श विलयन को फिर से देख लो। हमने स्टार्ट किया आदर्श और अनादर्श विलयन, किसे कहते हैं, ऐसा विलयन जो ताप व सांद्रता की प्रत्येक परास पर राउल के नियम की पालना करे वो आदर्श, जो प्रत्येक परास पर नहीं करे वो अनादर्श। कुल वाष्प दाब का मान घटकों के वाष्प दाब के योगफल के बराबर हो तो होगा आदर्श, बराबर ना हो तो क्या होगा, अनादर्श। विलायक में घटकों को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य हो तो आदर्श, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य के बराबर ना हो तो अनादर्श। विलायक में घटकों को मिलाने पर यहां पर आयतन में परिवर्तन 0 हो, मतलब आयतन न तो घटे ना बढ़े तो आदर्श, आयतन परिवर्तन हो जाए तो फिर क्या होगा आपका अनादर्श। ससंजक बल आसंजक बलों के तुल्य हो तो आदर्श,
ना हो तो क्या होगा, अनादर्श। विलय विलायक विलायक आकर्षण, विलयन के आकर्षण बल के बराबर हो तो आदर्श और बराबर ना हो तो अनादर्श। ग्राफ बन गया सीधी सीधी लाइनें। ग्राफ में ऊपर नीचे लाइनें, ऊपर वाली अधिक वाष्पशील होती है, नीचे वाली कम वाष्पशील होती है। एग्जाम्पल 2-4 याद कर लो और पहचान का तरीका आपको बता दिया। जिसमें CH2 का अंतर हो, जो एक परिवार के सदस्य हो, और खास बात क्या है आपके पास, जिसके अनुलग्न समान हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके पास, आदर्श विलयन कहलाते हैं। नेक्स्ट अगली परिचर्चा करते हैं अपन अनादर्श विलयन की। आदर्श विलयन हमारा पूर्णतः समाप्त। अगली बात करते हैं हम अनादर्श विलयन की। तो देखो दोस्तों, अनादर्श विलयन फिर से दो प्रकार के। अनादर्श विलयन की परिभाषा तो आपको पता ही है, ताप व सांद्रता के प्रत्येक परस्पर राउंड के नियम की पालना नहीं करता। अगली बात इसमें, अब ये कितने प्रकार का है, तो देखो ये 2 प्रकार का होगा। एक होगा धनात्मक विचलन वाला और एक होगा ऋणात्मक विचलन वाला। तो यहां पर बन गया आपके पास धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन, और एक होगा हमारे पास कैसा दोस्तों, ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। एक हो गया धनात्मक विचलन और एक कैसा हो गया, ऋणात्मक विचलन। दोनों तरफ ही पहले तुम आदर्श विलयन के ग्राफ बना दो। तो देखो इधर आदर्श विलयन का ग्राफ बना दिया, इधर भी आदर्श विलयन का ग्राफ बना दिया, XA XB XA XB, इधर भी XA XB, इधर भी XA XB। नेक्स्ट अगली बात करते हैं। देखो यहां पर मोल बिन सभी को पता है, इसकी 1 तो इसकी 0, यहां A की 0 तो B की कितनी होगी 1, इधर भी 1 0 तो इधर 0 1। सपोज करो ये आदर्श होता तो लाइनें आप कैसी बनाते हैं, सीधी। कैसी बनाते हैं, सीधी, ऐसे। इसमें भी अगर ये आदर्श होता तो लाइनें आप कैसी बनाते हैं, सीधी, और इधर भी सीधी। लेकिन ये आदर्श नहीं है, अनादर्श और धनात्मक विचलन है। इसका मतलब धनात्मक विचलन है तो वाष्प दाब पहले की अपेक्षा बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो ये लाइन कुछ उठी उठी, ये लाइन कुछ उठी उठी, और ये लाइन भी कुछ उठी उठी। ऐसे ही ऋणात्मक विचलन है तो मूल वाष्प दाब से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऋणात्मक। क्यों हुआ धनात्मक और ऋणात्मक, इसका कारण हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। लेकिन पहले केवल हमें दोनों की परिभाषा एक बार ध्यान रखनी कि क्या होता है। तो ये चला गया नीचे से, कम हो गया, ये भी चला गया नीचे से, ये भी चला गया कहां से, नीचे से। अब इनमें इनकी परिभाषाएं क्या होगी, तो चारों पॉइंट दोस्तों वही ध्यान रखने जो पहले बताए थे। क्या पहला पॉइंट क्या था, आदर्श में P टोटल बराबर क्या था, P0A XA प्लस P0B XB। अभी यहां बराबर बराबर कुछ नहीं। नेक्स्ट इधर भी क्या हो गया आपका, P टोटल बराबर P0A XA प्लस यहां बन गया P0B XB। ऐसे ही दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है भाई, डेल्टा H मिक्सिंग बराबर 0, इधर भी डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल्स टू 0, लेकिन लिखा कुछ भी नहीं है। तीसरा डेल्टा V मिक्सिंग क्या हो गया भैया, 0, इधर भी डेल्टा V मिक्सिंग क्या हो गया, 0। फिर लास्ट में चौथा यहां बन जाएगा A B B किसके बराबर, AB के, इधर भी A B B किसके बराबर, AB के। पॉइंट वही है, सभी में बराबर हो आदर्श, बराबर नहीं हो अनादर्श। अगर लाइनें उल्टे हाथ की तरफ खुल जाए तो धनात्मक, और सीधे की तरफ खुल जाए तो ऋणात्मक। देखो कितना आसान है, ऐसे 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 ऐसे, इसमें ऐसे 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 ऐसे। बना दो परिभाषा, क्या बनाओगे, यदि कुल वाष्प दाब का मान घटकों के वाष्प दाब के योगफल से अधिक हो तो आदर्श। नेक्स्ट विलायक में घटकों को मिलाने पर एंथैल्पी 0 से बड़ी, 0 से बड़ी क्या हो सकती है, धनात्मक। एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक हो तो आदर्श। डेल्टा वी मिक्सिंग विलायक में घटकों को मिलाने पर आयतन बढ़ जाए तो होगा आदर्श। विलय विलय विलायक विलायक आकर्षण बल विलयन के आकर्षण बल से ज्यादा हो तो क्या होगा, आदर्श। तो उधर वाले की क्या होगी, P टोटल इज लेस देन P0A XA प्लस P0B XB, अर्थात घटकों के वाष्प दाब का योगफल कुल वाष्प दाब से ज्यादा हो जाए तो होगा आपका ऋणात्मक विचलन।
विलायक में घटकों को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन क्या हो जाए, 0 से कम, मतलब ऋणात्मक हो जाए। ऋणात्मक हो जाए तो फिर क्या होगा, डेल्टा एच नेगेटिव, ऊष्माक्षेपी, और वो कैसा होगा, ऋणात्मक। विलायक में घटकों को मिलाने पर यदि आयतन भी क्या हो जाए, 0 से कम, मतलब आयतन घट जाए, तो वो क्या होगा, ऋणात्मक विचलन। नेक्स्ट, ऐसे ही विलयन विलयन, विलय विलय, विलायक विलायक आकर्षण बल दुर्बल है, जबकि विलयन में आकर्षण बल कैसे हैं, प्रबल हो, तो वो कैसा होगा, ऋणात्मक विचलन। अब यहां से आप देखोगे कि जो अपने मॉडल पकपेड़ वगैरह है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक ऐसा विलयन जिसमें विलयन में होने वाली अभिक्रियाएं, विलयन में होने वाली अभिक्रियाएं विलय और विलायक की तुलना में तीव्र हो रही है, तो ऐसा विलयन कौन सा है। तो जरा सोचो, परिभाषा क्या थी भाई, AABB इज ग्रेटर देन AB। कहने का मतलब विलय विलय, विलायक विलायक आकर्षण बल, विलयन के आकर्षण बल से क्या है, प्रबल है। तो आप बताओ प्रबल बल पहले टूटेगा या दुर्बल, तो जाहिर सी बात है जिसके बल दुर्बल है वही टूटेगा। तो प्रबल बंध कौन सा है, विलय विलय और विलायक विलायक, अर्थात दुर्बल बंध किसके है, विलयन के। तो विलयन में होने वाली अभिक्रियाएं कैसी होगी, फास्ट होगी। तो ध्यान रखना, जो दुर्बल बंध है वो पहले टूटेंगे। तो धनात्मक विचलन में दुर्बल धनात्मक विचलन में दुर्बल आकर्षण बल किसमें होता है, विलयन में, इसलिए विलयन की अभिक्रियाएं कैसी होगी, तेज होगी। जबकि ऋणात्मक विचलन में किसकी तेज होगी भैया, विलय विलय, विलायक विलायक, खाली विलय की अभिक्रिया, खाली विलायक की अभिक्रिया तीव्र होगी बजाय किसके, विलयन के। अगली बात करते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का तो वही तरीका है भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे उसका तरीका बताया इसका भी कुछ तरीके बता देते हैं, पर 2-4 एग्जाम्पल तो याद कर लो। जैसे इसमें एग्जाम्पल बनेगा आपके पास एथेनॉल प्लस जल, एथेनॉल प्लस जल, या बन गया आपके पास एसीटोन प्लस एथेनॉल, एसीटोन प्लस एथेनॉल, एसीटोन प्लस एथेनॉल, ये इसका एग्जाम्पल बन गए 2। नेक्स्ट, इसका तरीका कुछ नहीं, आदर्श का तरीका आपके पास है और ऋणात्मक का आपको मैं बता देता हूं, तो बचे हुए सब ये हो जाएंगे। नेक्स्ट, इसमें आपके पास एग्जाम्पल है HNO3 प्लस जल। मैं तो आपसे HNO3 की जगह बात करूंगा जो कोई H+ दान करने वाले हो, जो भी H+ दान करते हैं लेकिन प्रबल अम्ल, ये ध्यान रखना, प्रबल अम्लों के साथ पानी आ गया तो ऋणात्मक विचलन है। एक एग्जाम्पल आप याद कर लो, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म जबरदस्त एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी कोर्स में इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और वही अब आपको रीजन भी समझ में आएगा कि ऋणात्मक विचलन क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं। सवाल पूछा गया था ये, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म का मिश्रण ऋणात्मक विचलन क्यों दिखाता है, तो ये ऋणात्मक क्यों दिखाता है तो अपने आप ही पता चल जाएगा वो धनात्मक क्यों दिखा रहा है। तो यहां हो गया आपके पास अम्ल के साथ पानी हो, एसीटोन के साथ क्लोरोफॉर्म हो, प्लस अगर आपके पास साइक्लिक विषम चक्रीय वलय आ गई, जैसे बेंजीन आ गई, आपकी किताब का दूसरा या तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धनात्मक विचलन दिखाता है, उसमें आप पढ़िएगा। अम्ल के साथ पानी आ गया, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म तो इसके मिक्सचर है, बेंजीन आ गया तो बेंजीन कैसा है, सम आपके पास रिंग है, विषम रिंग नहीं है, सभी कार्बन उसमें, तो सम रिंग वाले जो एग्जांपल होते हैं वो आते हैं धनात्मक में, और विषम रिंग वाले एग्जांपल किसमें आएंगे, इसमें आएंगे। ये हो गया आपका अनादर्श विलयन के प्रकार और उसके ग्राफ। तो अगर मैं सभी की एक ही छोर से बात करना चाहूं तो सब बच्चों को पता है कि 4 पॉइंट है भाई तुम्हारे पास, क्या, P टोटल, दूसरा डेल्टा H मिक्सिंग, तीसरा डेल्टा V मिक्सिंग, चौथा A, और यहां होगा आपका AB 0 0, इधर होगा आपका P0A XA प्लस P0B XB। अगर मैं कह दूं सब जगह बराबर हो तो आप कहोगे हमारे साहब आदर्श है, नॉट इक्वल टू तो आप कहोगे अनादर्श है। अगर आपकी सभी की सभी लाइनें किस तरफ खुल जाए, उल्टे हाथ की तरफ, तो धनात्मक विचलन, और यही सब लाइनें किधर खुल जाए, सीधे हाथ की तरफ, तो कैसा होगा, ऋणात्मक विचलन होगा। एग्जाम्पल आपको पता ही है, ऋणात्मक में प्रबल अम्ल के साथ पानी हो, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, स्पेशल एग्जाम्पल याद कर लो। बचे हुए एग्जाम्पल इसके होंगे, 2 एग्जाम्पल आपको याद कर लो, एथेनॉल प्लस जल, मेथेनॉल प्लस जल, एसीटोन प्लस एथेनॉल, CCl4 प्लस एल्कोहल आ गया, इस प्रकार के एग्जाम्पल इसके। कोई विषम चक्रीय रिंग आ गई कार्बन के अंदर, वलय में विषम चक्रीय वलय आ गई तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। एनिलीन आ गई, बेंजीन आ गई, बेंजीन प्लस एसीटोन तो उधर आ जाएगा,
बेंजीन प्लस एनिलीन आ गई आपके पास या कुछ जुड़ा हुआ उससे, तो वो किसका एग्जांपल हो गया, इसका एग्जांपल हो गया। अब अपन पढ़ते हैं एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म का मिश्रण ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है या क्यों ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो सवाल पूछा जाएगा एसीटोन व क्लोरोफॉर्म का मिश्रण ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है क्यों। आप सोचो ऋणात्मक का मतलब क्या है, पहले जो लाइन यहां से गुजर रही थी अब बच्चों कहां से निकलने लगी, वो नीचे से, ऐसा क्यों। इसका मतलब वाष्प दाब घट गया। वाष्प दाब क्यों घटा होगा, क्योंकि यहां पर वाष्प बन रही थी या तो उसमें कोई स्टेबिलिटी आ गई, स्थायित्व आ गया। तो देखते हैं अपन एसीटोन का सूत्र सब बच्चों को पता है, ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है आपके पास CHCl3। इनको थोड़ा मिक्सिंग करके लिखो तो कैसे लिखेंगे आप लोग, ऐसे लिखेंगे इसको CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O। इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी। क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी दोस्तों, प्लस लगा दिया आपने H C, इधर Cl इधर Cl इधर Cl, जरा 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 कौन सा बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बंध बन गया। हाइड्रोजन बंध बनने से क्या हुआ, स्थायित्व बढ़ गया। स्थायित्व बढ़ने से इसका जो वाष्पशीलता थी या यूं कह दो कि इसके जो वाष्प बनने की दर थी वो कम हो गई, अतः ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो आंसर दोगे क्लोरोफॉर्म व एसीटोन के मिश्रण में हाइड्रोजन बंध होने से स्थायित्व बढ़ गया। स्थायित्व बढ़ने से क्या हो जाएगा, इसमें इसके जो वाष्प बनने की दर वो घट गई और ये कम वाष्प दाब प्रदर्शित करने लगा। ठीक है, ये हो गया आदर्श अनादर्श विलयन के प्रकार। अब बात करते हैं, एक होता है आपका एज़ोट्रॉप, इन्हीं से मिलके बना हुआ है। एज़ोट्रॉप हिंदी में कहते हैं उसको स्थिर क्वांति मिश्रण। कुल वाष्प दाब घटकों के वाष्प दाब से, कुल वाष्प दाब घटकों के वाष्प दाब से ज्यादा हो तो क्या होगा बेटा, धनात्मक। अगर एंथैल्पी 0 से बड़ी हो तो धनात्मक। विलायक में घटकों को मिलाने पर आयतन ज्यादा हो तो धनात्मक। विलय विलय विलायक विलायक आकर्षण विलयन के आकर्षण से ज्यादा हो तो धनात्मक। ये सभी धनात्मक के हो गए। दो एग्जांपल याद कर लो बोर्ड के लिए, तो एथेनॉल प्लस जल, मेथेनॉल प्लस जल, एसीटोन प्लस एथेनॉल। बाकी तरीके आपको बता दिए मैंने। नेक्स्ट, ऐसे ऋणात्मक विचलन में घटकों का वाष्प दाब कुल वाष्प दाब से ज्यादा हो। विलायक में घटकों को मिलाने पर एंथैल्पी 0 से कम हो, आयतन घट जाए, विलयन के आकर्षण बल विलायक के आकर्षण बल से क्या हो, प्रगाढ़ हो, तो होगा आपका ऋणात्मक विचलन। एग्जाम्पल आपको बता चुके हैं, HNO3 प्लस H2O, जो H प्लस दान करे, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। क्वेश्चन भी बता दिया कि एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बंद होता है जिससे स्थायित्व बढ़ जाता है और स्थायित्व बढ़ने से इसके जो वाष्प दाब की दर होगी वो क्या होगी, घट जाएगी, अतः ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, अगला टॉपिक इसमें अपन लेते हैं स्थिर क्वांति मिश्रण। नेक्स्ट, आरबीसी बोर्ड 2019 में पूछ चुका है इसको, इससे पहले राजस्थान बोर्ड 2014 भी इसको पूछ चुका था। स्थिर क्वांति मिश्रण किसे कहते हैं? तो देखो, स्थिर क्वांति मिश्रण, और यही सवाल जब इसकी इंग्लिश करके देगा तो सभी बच्चों को ध्यान रखनी, एज़ोट्रॉप भी कहते हैं इसको, एज़ोट्रॉप। एज़ोट्रॉप क्या होता है? तो देखो, ऐसा मिश्रण क्या लिखा हुआ है, स्थिर क्वांति, जो एक निश्चित क्वथनांक पर स्थित रहे। तो आप क्या कहोगे, दो या दो से अधिक मिश्रण, दो या दो से अधिक अवयवों का मिश्रण, दो या दो से अधिक अवयवों का मिश्रण जो एक ही ताप पर आवर्तित रहता है, अपने रासायनिक संगठन को परिवर्तित करे बगैर, या अपने रासायनिक संगठन को परिवर्तित करे बगैर एक ही ताप पर क्या रहता है, आवर्तित, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, वो क्या कहलाता है आपके पास, स्थिर क्वांति मिश्रण कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, वो हमेशा एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता। तो आप एक बात ये भी कह सकते हो, ऐसा विलयन जो मर के भी ना हो जुदा, मर सकता है पर जुदा नहीं हो सकता, क्या कहलाता है, एज़ोट्रॉप कहलाता है। तो ऐसा मिश्रण जो किसी भी, राजस्थान बोर्ड में पूछ चुका है ये सवाल भी एक बार, कि एज़ोट्रॉप को किस विधि से पृथक कर सकते हैं, किसी भी विधि से पृथक नहीं कर सकते, चाहे आप प्रभाजी आसवन ही लगा लो। तो ऐसे दो या दो से अधिक अवयवों का मिश्रण जो कतई एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकता, जिसे हम पृथक नहीं कर सकते, चाहे प्रभाजी आसवन को भी लगा दिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, एज़ोट्रॉप कहलाता है। एज़ोट्रॉप फिर से दो प्रकार के होते हैं, जैसे देखो, विलयन दो प्रकार के, आदर्श अनादर्श।
अनादर्श दो प्रकार के, धनात्मक ऋणात्मक, और एज़ोट्रॉप भी दो प्रकार के। कौन कौन सा? निम्न क्वांति, इसी को कह सकते हैं उच्च वाष्पदाबी, निम्न क्वांति या उच्च वाष्पदाबी, निम्न क्वांति, और एक होता है आपके पास उच्च क्वांति, उच्च क्वांति। पहली बात तो तुम्हें यह बता दूं मैं कि निम्न क्वांति के कौन से एग्जाम्पल है? सभी धनात्मक विचलन वाले हैं, सभी धनात्मक विचलन जो प्रदर्शित करते हैं वो एग्जाम्पल है निम्न क्वांति के। और जो सभी ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ऋणात्मक, जो सभी ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं वो किसके एग्जाम्पल है भैया? उच्च क्वांति के एग्जाम्पल है। अब परिभाषा बनाना चाहें तो देखो, धनात्मक में आपके पास एक एग्जाम्पल था जोरदार, C2H5OH प्लस H2O, ये धनात्मक का एग्जाम्पल है। अगर मैं इसमें बेटा एथेनॉल को 95% ले लूं और पानी को 5% ले लूं, 95% अल्कोहल और 5% जल, तो जो ये धनात्मक विचलन वाला था वो किसमें बदल जाएगा? निम्न क्वांति में। परिभाषा इस तरह से है, परिणामी का क्वथनांक कम क्वथनांक वाले से भी कम हो तो वो है निम्न क्वांति। जैसे ग्राफ से बात करें तो देखो, जैसे अपन आदर्श का ग्राफ बनाते थे, इसमें दो घटक है, x और x भी लिखा था, a इसको मान लो, b इसको मान लो, तो यहां हो गया x C2H5OH x H2O, यहां पर भी हो गया x C2H5OH और x H2O। सपोज करो ये 1, ये 0, ये 0, ये 1। अब यहां पर आपको पता है एथेनॉल अस्तित्व में है, एथेनॉल का क्वथनांक सब जानते हैं आप, 78.1 डिग्री के लगभग होगा, 351.2 या 351.1 मान लो, ये हो गया 351.1। पानी का जानते हैं सब आप, 100 डिग्री मतलब 273 प्लस 100 373 केल्विन हो जाएगा इसका। अब ये जब मिक्स होंगे तो इस कम वाले इस घटक से भी कम पर यहां आके मिलेंगे, यहां आके इनकी मिक्सिंग होगी और ये आपका कितना हो जाएगा? इससे जरा सा कम, लगभग 351 के लगभग हो गया। तो मींस परिणामी का क्वथनांक क्या हो रहा है दोस्तों? परिणामी का क्वथनांक कम वाले से भी कम हो। एज़ोट्रॉप ऐसे मिश्रण जो दो या दो से अधिक अवयवों का मिश्रण जो एक ही ताप पर आवतित रहता है, जिसका रासायनिक संगठन परिवर्तित नहीं होता, क्या कहलाता है? स्थिर क्वांति मिश्रण या एज़ोट्रॉप कहलाता है। एज़ोट्रॉप दो प्रकार के, निम्न क्वांति, ठीक है। ऐसा एज़ोट्रॉप जिसमें परिणामी का क्वथनांक कम क्वथनांक वाले से भी कम प्राप्त हो तो वो कहलाता है निम्न क्वांति। सभी धनात्मक विचलन वाले कैसे होते हैं? निम्न क्वांति। चलो उच्च क्वांति की बात करते हैं, तो सभी ऋणात्मक वाले उच्च क्वांति, तो इसका एक एग्जांपल बन गया आपके पास ये HNO3 प्लस जल। इसमें भी आप HNO3 को दोस्तों ले लो 68% और पानी को ले लो आप 32%, तो ये ऋणात्मक विचलन वाला किसमें परिवर्तित हो गया? उच्च क्वांति में परिवर्तित हो गया। अगर इसके ग्राफ से भी हम बात करना चाहें तो देखो, यहां होगा SHNO3, यहां हो जाएगा XH2O, इसका 1, इसका 0, यहां हो गया XHNO3 का कितना बेटा? 0, और XH2O का कितना हो जाएगा इस बार? 1। पानी इस लाइन पे, पानी का सबको पता है 100 डिग्री होता है, वो 373, और HNO3 का होता है लगभग आपके पास 83 के लगभग। अब जब ये मिलेंगे तो कहां मिलेंगे? ऊपर आके मिलेंगे, क्योंकि परिणामी का क्वथनांक देखो ज्यादा वाले से भी ज्यादा आ गया, 100 है, 101 या 100.5 के लगभग आ जाएगा इसका, ठीक है। तो क्या कहोगे? परिणामी का क्वथनांक ज्यादा वाले से भी ज्यादा है तो है आपका उच्च क्वांति, और परिणामी का क्वथनांक कम वाले से भी कम आए तो वो क्या होगा? आपका निम्न क्वांति। ये हो गया हमारा आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन और एज़ोट्रॉप। चलिए सारी बात को एक बार रैपिडली 5 मिनट में पूरी वापस बोल देते हैं। तो हमने राउले का नियम पढ़ा था, याद होगा, वाष्पशील और अवाष्पशील घटकों का नियम। उसके बाद आदर्श, कुल वाष्प दाब का मान घटकों के वाष्प दाब के योगफल के बराबर हो तो क्या होगा बेटा? आदर्श। एंथैल्पी परिवर्तन 0 के बराबर आदर्श, 0 के बराबर नहीं हो तो अनादर्श। ऐसे ही विलायक में घटकों को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन 0 तो क्या होगा? आदर्श, और 0 नहीं तो अनादर्श। ऐसे ही विलायक आकर्षण बल, विलयन के आकर्षण बल के बराबर हो तो आदर्श और नहीं हो तो अनादर्श। आदर्श विलयन का ग्राफ सीधा होता है। आदर्श विलयन के एग्जांपल पता ही आपको 2-4 याद कर लो। CH2 का अंतर हो, जिसमें क्या हो? अनुलग्न समान हो, और तीसरी बात बताई थी एक ही परिवार के सदस्य हो। फिर अनादर्श विलयन दो प्रकार का, वही बात है सारी, उल्टे हाथ की तरफ कुल वाष्प दाब का मान घटकों से ज्यादा हो,
डेल्टा एच 0 बड़ी हो, डेल्टा वी 0 से बड़ी हो, ए बी से बड़े हो तो धनात्मक, नहीं तो क्या होगा ऋणात्मक। फिर एजोट्रोप पढ़ा, ऐसा विलयन जो मर सकता है पर जुदा नहीं हो सकता, पर एक ही ताप पर आवर्तित रहता है। ठीक है, रासायनिक संगठन परिवर्तित हुए बगैर एक रहे, ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है आपके पास, एजोट्रोप। 2 प्रकार का, परिणामी का क्वथनांक कम वाले से भी कम तो निम्न क्वांति, ज्यादा वाले से भी ज्यादा तो क्या होगा, उच्च क्वांति। नेक्स्ट अगला टॉपिक हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, भाग संख्या 3 चल रहा है हमारा विलयन का, अणु संख्यक गुणधर्म। वेरी मोस्ट, राजस्थान बोर्ड 2019 यहां से न्यूमेरिकल पूछ चुका है, तो अब न्यूमेरिकल का दौर एक तरह से या डेरिवेशन का दौर चालू होने वाला बेटा। तो देखो अणु संख्यक गुणधर्म क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा चालू हो रहा है, अणु संख्यक गुणधर्म। अणु संख्यक गुणधर्म, नाम से ही पता चल रहा है विलयन के ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अणु संख्यक गुणधर्म आपके पास कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। सबसे पहले वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन पहला, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इतना बड़ा नाम है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसका शॉर्टकट निकालते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो आप इसको बोल सकते हैं RLVP, RLVP, रिलेटिव मतलब आपेक्षिक, लोअरिंग मतलब अवनमन, वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब, RLVP वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का क्वथनांक उन्नयन, एक और नाम कहते हैं इसको क्वथनांक मिति, एक और बात कह सकते हो इसको आप क्वथनांक मिति। नेक्स्ट अगली बात, एक होता है आपका तीसरा हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन, अवनमन, और चौथा होता आपका परासरण दाब, परासरण दाब। चलो इन चारों अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में हमें पढ़ना है, यह बात सिद्ध भी की जाएगी का किस तरह से ये क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो याद रखो परिभाषा तो क्या है, विलयन के ऐसे गुणधर्म जो किस पर निर्भर करते हैं, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। लेकिन अगर आपको डेरिवेशन करना हो, कोई पूछे सिद्ध कीजिए कि ये कैसे है, तो ध्यान रखना इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, सांद्रता की इकाई। यह कोई भी अणुसंख्यक गुणधर्म है, कोई सा भी, जैसे इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं डेल्टा टीबी, ये हो जाएगा आपका डेल्टा टीबी, इसको बोलते हैं हम डेल्टा टीएफ हिमांक, परासरण दाब को बोलते हैं पाई, और आपेक्षिक अवनमन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इसको हम बोलते हैं क्या, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अगर ये सांद्रता की इकाई के बराबर आ गए या उसके समानुपाती आ गए तो ये अणुसंख्यक गुणधर्म है, अन्यथा नहीं है। चलो पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, RLVP फर्स्ट, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अवनमन मतलब RLVP। अब इसमें परिभाषा सबसे पहले वाष्प दाब किसे कहते हैं, फिर पढ़ेंगे अवनमन। दो शब्द आए, अवनमन और उन्नयन। अवनमन का मतलब है घटना और उन्नयन का मतलब है बढ़ना। तो देखते हैं वाष्प दाब क्या होता है। तो देखो सबसे पहले आपके पास ये भाई विलायक या कोई विलयन, सपोज करो विलयन है ये। अब इसमें से क्या बन रही है बेटा, वाष्प बन रही है, और ये वाष्प क्या हो रही है, उड़ रही है। लेकिन वाष्प जब उड़ेगी तो जो इसकी सतह है इसके यहां पर क्या डालेगी, एक दाब डालेगी, और इसी दाब को आप क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। क्या कहोगे, वाष्प द्वारा द्रव की सतह के लंबवत डाला गया दाब, वाष्प द्वारा द्रव की सतह के लंबवत डाला गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। माना कि सबसे पहले आपके पास क्या था, शुद्ध विलायक था, शुद्ध विलायक,
और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना होता है बेटा? शुद्ध का मतलब पी नॉट, पी नॉट है। अब हमें पता है, हमें तो राउल का नियम पढ़ना है, पूरे चैप्टर में वही चलेगा। तो आपने अवाष्पशील अशुद्धि को इसमें मिला दिया, या अवाष्पशील विलय को इसमें मिला दिया, अवाष्पशील विलय। तो जब अवाष्पशील विलय को मिलाया तो विलय जब विलायक में गया क्या बन गया? विलयन बन गया। तो आप कहोगे पीएस। क्या कहोगे आप? पीएस। तो देखो वाष्प दाब किसे कहते हैं? वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब का अवनमन किसे कहते हैं? अवनमन का मतलब कमी। कमी कमी कैसे आई? जब आपने घटाया दबाया, इसका मतलब शुरू में ज्यादा था, पी नॉट तो ज्यादा था, और अवाष्पीय विलय डालने पर वाष्प दाब क्या हो गया? घट गया। तो आप इसको कैसे प्रदर्शित करोगे? डेल्टा पी, डेल्टा पी बराबर होगा ज्यादा वाला माइनस कम वाला। जाहिर सी बात है, अवनमन का मतलब कमी है, इसका मतलब विलायक का वाष्प दाब ज्यादा था, कुछ मिलाया तो वाष्प दाब क्या हो गया? कम हो गया। और इसी को बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। देखना, सबसे पहले मैंने बात की वाष्प दाब किसे कहते हैं? वाष्प द्वारा द्रव की सतह के लंबवत डाला गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब। फिर मैं बात करूंगा अवनमन किसे कहते हैं। तो आप कहोगे माना कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है पी नॉट, जब इसमें अवाष्पशील विलय को मिला दिया जाए तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम प्राप्त हुआ है। प्राप्त हुई इसी कमी को क्या कहते हैं? हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। नेक्स्ट अगली बात, आपेक्षिक अवनमन क्या है? तो आपेक्षिक अवनमन मतलब ये कमी किसके सापेक्ष हुई? ये कमी हुई शुद्ध विलायक के सापेक्ष, यही कहलाता है अवनमन। मतलब पी नॉट माइनस पीएस वाष्प दाब का अवनमन किसके सापेक्ष? शुद्ध के सापेक्ष, और इसी का अनुपात क्या कहलाएगा आपके पास? आपेक्षिक अवनमन। तीनों बातें क्लियर होगी मेरे हिसाब से। इस अवनमन का कारण भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार वापस समझ लो, वाष्प दाब किसे कहते हैं? वाष्प द्वारा द्रव की सतह के लंबवत डाला गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब का अवनमन किसे कहते हैं? पी नॉट माइनस पीएस। परिभाषा, माना कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नॉट है, जब इसमें अवाष्पशील विलय को मिला दिया जाए तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम प्राप्त होता है। प्राप्त हुई इसी कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। नेक्स्ट आरएलवीपी किसे कहते हैं? वाष्प दाब के अवनमन व शुद्ध वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं? हम आरएलवीपी कहते हैं। नेक्स्ट अगली बात, वाष्प दाब के अवनमन का कारण बताओ। तो सुनो, माना कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है? पी नॉट। जब तुमने अवाष्पशील विलय को मिलाया तो बताओ अवाष्पशील इस सतह को ढकेगी नहीं? रे भाई ढकेगी, और उसकी वाष्प नहीं बन पाएगी। वाष्प नहीं बनी तो वाष्प कम होगी, तो वाष्प कम होगी तो वाष्प दाब भी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वाष्प दाब वाष्प की संख्या पर निर्भर करता है। तो आप यूं कहोगे शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर वह विलायक की सतह को ढक लेता है। विलायक की सतह को ढकने के कारण वाष्प नहीं बन पाती, अतः वाष्प दाब भी घटेगा। क्लियर है? वाष्प दाब वाष्प की सतह पर डाला गया दाब। वाष्प दाब का अवनमन शुद्ध के सापेक्ष होने वाली कमी। इस अवनमन में शुद्ध का भाग लगा दो तो आ जाएगा आरएलवीपी, और कारण यह सतह को ढक लेता है जिससे वाष्प कम बनती है, अतः वाष्प दाब भी घटेगा। नेक्स्ट, सिद्ध करो कि आरएलवीपी एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। सवाल आ गया आपके पास, सपोज करो यहां से सवाल बन गया आपके पास, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि आरएलवीपी एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो आपसे पहले कहा था सिद्ध करने में ध्यान रखना है वो अणुसंख्यक गुणधर्म किसके बराबर या किसके समानुपाती है? सांद्रता की इकाइयों के समानुपाती है। चर्चा करो, देखें। तो आप सबसे पहले कहोगे राउले के नियम से, राउले के नियम से। और राउले का नियम क्या है दोस्तों? अवाष्पशील घटकों का, क्योंकि वही मिलाया है। आपको पता है पीएस समानुपाती एक्स विलायक, एक्स विलायक। खोलो तो पीएस बराबर पी नॉट एक्स विलायक, और विलायक को मान लो बी, ठीक है, या एक्स विलायक, तो भी विलायक को विलायक ही रहने दो। चलो यहां के दो आप विलायक, या ए कह सकते हो। विलय को हमेशा बी कहते हैं और विलायक को हमेशा ए कहते हैं। नेक्स्ट, इसको नीचे ले आओ तो पीएस अपॉन पी नॉट बराबर हो गया एक्स विलायक। ये डेरिवेशन पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, एक में से घटा दो दोनों तरफ। 1 माइनस पीएस अपॉन पी नॉट बराबर
1 माइनस एक्स विलायक। नेक्स्ट इसको सोल्व करो, लघुत्तम ले लो पी नॉट, तो यहां आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बराबर। इस बात को मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, इस बात को कि एक्स विलेय प्लस एक्स विलायक बराबर कितना होता है 1। ये उधर चला गया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स विलेय लिख सकता, क्या लिख सकता हूं, एक्स विलेय। हेंस प्रूव क्या हो गया आपके पास, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट मतलब आर एल वी पी। विलेय की मोल भिन्न सांद्रता की इकाई, मोल भिन्न मोलरता नॉर्मलता आपने शुरू में पढ़ा था, क्या है सांद्रता की इकाइयां के बराबर आ गया। अतः यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। याद रखना नोट वाली बात है दोस्तों, आरएलवीपी अणुसंख्यक गुणधर्म है, वाष्प दाब का अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अगर गणित के हिसाब से सोल्व करोगे तो आ जाएगा, देखो इसको आगे सोल्व करो, पी नॉट माइनस पी एस बराबर ये चला गया ऊपर पी नॉट एक्स विलेय। नेक्स्ट इसको देखो ये हो गया पी नॉट माइनस पी एस या डेल्टा पी नॉट। अब ये पी नॉट जब देखो ये समानुपाती का चिन्ह हटा तो क्या आया था दोस्तों, पी नॉट। अगर इस पी नॉट और बराबर को करोगे तो वापस क्या आ जाएगा, समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा, समानुपाती एक्स विलेय। लो मैथमेटिकल तो आ गया, पी नॉट माइनस पी एस वाष्प दाब का अवनमन विलेय की मोल भिन्न के कैसा है, समानुपाती। अतः एक अणुसंख्यक गुणधर्म होना चाहिए, और ये सरासर रॉन्ग है, ये प्रैक्टिकल नहीं देखा गया है, प्रायोगिक रूप से इसको नहीं देखा गया है। इसीलिए ये नोट लगा के बाद आप ध्यान रख लो, एकदम नोट लगा के बाद ध्यान रख लो, आरएलवीपी एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, जबकि वाष्प दाब का अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। नोट कर लो, खोपड़ी में सेट कर लो इस बात को। चलो इस बात को वापस देखते हैं यहां से। बताइए क्या स्टार्ट किया, अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, विलियन के ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन से, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का ऊनियन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। पहली चीज फिर हमने पढ़ा था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पहला, उसमें पहली चीज आपने पढ़ी थी वाष्प दाब किसे कहते हैं, वाष्प द्वारा द्रव की सतह के लंबवत डाला गया था, क्या कहलाता आपका वाष्प दाब। अवनमन किसे कहते हैं, पी नॉट माइनस पी एस को कहते हैं, मीन्स डेल्टा पी नॉट या डेल्टा पी को कहते हैं। तो आप कहोगे क्या है डेल्टा पी, माना कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नॉट, अवाष्पित विलेय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब पी एस, विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब की अपेक्षा हमेशा कम प्राप्त होता है, और इसी कमी को आप क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। आपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं, वाष्प दाब के अवनमन में यदि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग लगा दो तो इसको हम क्या कहते हैं, आरएलवीपी कहते हैं। नेक्स्ट वाष्प दाब के अवनमन, अवनमन का कारण क्या है, आपेक्षिक अवनमन का कारण क्या, मतलब कमी का कारण क्या है, तो कमी का कारण है अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर वो विलायक की सतह को ढक लेता है, ढकने से वाष्प कम बनती है, अतः वाष्प दाब भी कम बनेगा। नेक्स्ट उसके बाद सिद्ध करना है कि ये क्या कर रहा है, एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, और ये हमने इस तरह से इसको सिद्ध कर लिया। तो हमारा पहला अणुसंख्यक गुणधर्म खत्म। पहले इन सभी टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं दोस्तों, इन पर आधारित जो उदाहरण है इनको खत्म करने के बाद एक एक एग्जाम्पल को मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट तो अब दूसरा लेते हैं हम क्वथनांक का ऊनियन। तो चले क्वथनांक किसे कहते हैं, पहले तो यहीं से चालू करते हैं। तो नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारे पास चालू हो रहा है क्वथनांक ऊनियन। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वथनांक ऊनियन। तो देखो क्वथनांक ऊनियन क्या होगा हमारे पास, तो सबसे पहले बात करते हैं क्वथनांक क्या चीज होती है। तो चले ये हमारा क्या है भाई, विलायक है। विलायक को आपने क्या किया, कुछ ताप दिया, ताप देने से इसकी भाप उड़ी। तो ये तो नहीं कि पानी को भुगो, पानी से भरे भुगोने को गैस पर चढ़ाया और उसकी भाप बनने लग गई, पानी उड़ने लग गया। कुछ टेम्परेचर होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा और उसकी भाप बनेगी। तो मीन्स क्या होगा आपके पास, वह ताप जिस पर पानी बॉयल होने लग गया। अब इस बात को केमिस्ट्री में क्या बोलते हो आप, बॉयल हुआ, इसका मतलब ये जो विलायक था इसका वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, यहां आपके पास गैस है उसका होता है वायुमंडलीय दाब।
उसका क्या होगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो वो होगा आपका क्वथनांक। वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। नेक्स्ट, क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं? पहले अवनमन पढ़ा था, उन्नयन मतलब बढ़ेगा, तो याद करो। सबसे पहले बात करते हैं शुद्ध विलायक का कितना होगा बेटा, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और शुद्ध विलायक का क्वथनांक हो गया हमारे पास टीबी। इसको बोल दो टी मतलब टेम्परेचर, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, तो ये हो गया टीबी। अब अगली बात, हमेशा क्या मिलाते हो आप, अवाष्पशील विलय। जब तुमने अवाष्पशील विलय को मिलाया, जो आपने क्या किया, अवाष्पशील विलय को मिलाया, विलय को मिलाया किसमें, विलायक में, विलय को विलायक में मिलाया तो विलयन बन गया, तो अब होगा विलयन का क्वथनांक टीएस, और ये टीएस इस टीबी की तुलना में क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो बताओ अंतर कैसे निकालूं, डेल्टा टीबी मतलब क्वथनांक का अंतर, ज्यादा वाला माइनस कम वाला, तो ज्यादा वाला कौन है इस बार, ये, तो आप यहां कहोगे टीएस माइनस टीबी, क्या हो जाएगा, टीएस माइनस टीबी। तो दोबारा से, क्वथनांक उन्नयन क्वथनांक किसे कहते हैं, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है, क्वथनांक। क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं, डेल्टा टीबी बराबर टीएस माइनस टीबी। तो आप यूं बोलो, माना कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीबी है, अवाष्पशील विलय को मिलाने पर विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक की अपेक्षा बढ़ जाता है। क्वथनांक में हुई यह बढ़ोतरी, क्वथनांक में हुई यह वृद्धि क्या कहलाती है आपके पास, क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। उन्नयन का कारण क्या है, तो देखो, जब आपने अवाष्पशील विलय को मिलाया तो विलायक ने क्या किया, इसकी सतह को ढक लिया, सतह को ढक लिया, तो क्या इसका वाष्प दाब इसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो पाएगा, नहीं होगा, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये तो अवाष्पशील है। परंतु जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इन कणों की, अवाष्पशील कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से ये विलायक की सतह को छोड़कर कहां जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। कब आएंगे बाहर, जब टेम्परेचर बढ़ गया। यही क्वथनांक उन्नयन है। क्वथनांक वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक उन्नयन, शुद्ध विलायक का क्वथनांक है टीबी, अवाष्पशील विलय को मिलाने पर, अवाष्पशील विलय को मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब और विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक की अपेक्षा बढ़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं, जिसका कारण अवाष्पशील विलय को मिलाने पर वह सतह को ढक लेता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर अवाष्पशील कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, वह विलायक की सतह को छोड़कर बाहर आ जाएंगे, बढ़े हुए ताप पर विलायक की सतह को छोड़कर बाहर आ गए, तो इसका वाष्प दाब इसके बराबर हो गया। यही क्वथनांक उन्नयन का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए कि क्वथनांक उन्नयन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो नेक्स्ट अगला देखिए, इसमें डेरिवेशन रूप लेते हैं, तो यहां पर क्वेश्चन बन जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन बन रहा है, सिद्ध कीजिए कि क्वथनांक उन्नयन मतलब डेल्टा टीबी एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। सिद्ध कीजिए कि क्वथनांक उन्नयन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। चलिए इस बात की आगे पुष्टि करते हैं, कैसे इसको सिद्ध करना है। तो कोई भी देखो, चाहे ये आ जाए चाहे हिमांक आ जाए, देखो दोस्तों मैं एक बात बता दूं, जैसा इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, या आपकी किताब का सवाल है डेल्टा टीबी समानुपाती स्मॉल एम सिद्ध करो, क्योंकि एम क्या मोलर था, सांद्रता की इकाई, तो अणुसंख्यक गुणधर्म हो गया। सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, और मोस्ट है, तो इसकी जगह डेल्टा टीबी की जगह डेल्टा टीएफ भी आ सकता है, हिमांक भी आ सकता है। तो आपको सिद्ध करने के लिए तीन बातें बता रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राफ, फिर राउले का नियम लगा दो, दोनों को मिलाकर समीकरण 3 प्राप्त कर लो और उसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या क्या, सीधी सीधी बात है आपके पास। सबसे पहले ग्राफ से संबंध निकालें, ग्राफ बना रहे हैं अभी, ग्राफ के बाद आ जाएगा राउले का नियम, ग्राफ से आएगी समीकरण 1, फिर राउले का नियम 2 को मिलाकर क्या बना लो, समीकरण 3, और उसको सॉल्व कर लो।
इसको हल कर लीजिए, इस समीकरण को क्या कर लीजिए, हल। चलो देखिए करते हैं, देखना। तो सबसे पहले मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ में क्या क्या संबंध है आपके पास, क्या क्या पूछ रहा आपको, क्वथनांक ऊर्ध्वयन। तो क्वथनांक किसे कहते हैं, वह ताप जिस पर इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर, मतलब वायुमंडलीय दाब भी तो एक वाष्प दाब ही है, तो इसमें वाष्प दाब है और ताप है, तो वाष्प दाब का संबंध किससे आ रहा है, ताप से। तो एक काम करें, इधर तो ले ले आप वाष्प दाब अक्ष, वाष्प दाब अक्ष ले लो, और इधर ले लीजिए आप क्वथनांक अक्ष, इधर आपने क्या ले लिया, क्वथनांक अक्ष। नेक्स्ट सबसे पहले आपने लिया विलायक, नेक्स्ट फिर आपने क्या ले लिया, विलयन। ये बताती है लाइन किसको, विलायक को। विलायक में जैसे ही विलय डालोगे सांद्रता बढ़ेगी, सांद्रता बढ़ने से वो आगे चला जाएगा, तो यहां क्या हो गया आपका, विलयन हो गया। नेक्स्ट अब ये दोनों जो लाइनें, अगर विलयन कुछ और विलयन मिला दो तो यहां जाएगी, जैसे पहले 5 ग्राम मिला है या 2 ग्राम मिला है विलय की मात्रा, तो यहाँ 5 ग्राम मिला है तो सांद्रता बढ़ गई, तो और आगे जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती जाएगी वो आगे की तरफ मूव करता जाएगा। नेक्स्ट, तो जैसे विलायक और विलयन को वाष्प दाब और क्वथनांक अक्ष की तरफ बढ़ाते हैं तो ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु यहां मानो और एक बिंदु यहां मानो। अगर मैं इस बात को कहां बढ़ाऊं दोस्तों, क्वथनांक अक्ष की तरफ बढ़ाऊं तो ये यहां मिलेगी, और ये वाली लाइन कहां मिलेगी, यहां मिलेगी। ऐसे वाष्प दाब अक्ष की तरफ मिलाऊं तो ये लाइन जो पॉइंट काट रहा है ये यहां आ गई, और ये वाली लाइन कहां मिलेगी आपके पास, यहां मिलेगी। तो बताओ क्या बोलोगे, ये विलायक का क्या क्वथनांक, तो ये हो गया टीबी, ये क्या विलयन का क्वथनांक तो टीएस। तो जरा सोचो, विलायक का टीबी है, कुछ मिलाया तो आगे की तरफ बढ़ गया, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा टीबी। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा टीबी। अभी पढ़ा, ये पढ़ा इधर। नेक्स्ट ऐसे ही विलायक का वाष्प दाब क्या होता है बेटा, पी नॉट। नेक्स्ट विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, पीएस। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा आपके पास, डेल्टा पी नॉट। इसको आप क्या कह सकते हो, पी नॉट माइनस पीएस, तो क्या कह सकते हो, डेल्टा पी नॉट। तो ग्राफ से संबंध क्या है आपका, डेल्टा पी नॉट मीन्स इसमें तो हो रही है कमी और इसमें हो रही है वृद्धि, जो एक दूसरे के समानुपाती होगी। ठीक है। नेक्स्ट, तो हम यूं कह सकते हैं ग्राफ से, पहली बात तो ग्राफ से क्या कहोगे, डेल्टा टीबी समानुपाती हो गया आपके पास डेल्टा पी नॉट। समीकरण नंबर क्या हो गया आपके पास, पहली। मींस क्वथनांक ऊर्ध्वयन वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती है। अगर मूल बिंदु के सापेक्ष देखा जाए तो पीएस से पी नॉट में जितनी बढ़ोतरी हुई है और टीएस से टीबी में जितनी कमी हुई है, या फिर ऐसे कह दो विलायक के रेस्पेक्ट में, विलायक के रेस्पेक्ट में इसमें तो वृद्धि हो रही है, इसमें कमी हो रही है, ये बराबर कमी है। ये जितना हो रहा है, ये जितना परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन भी उतना ही होता है। तो ये हो गया आपका डेल्टा टीबी समानुपाती डेल्टा पी नॉट। नेक्स्ट, राउले के नियम से, राउले के नियम से लास्ट में आपने क्या देखा था, राउले के नियम में, राउले के नियम में देखा था पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट बराबर एक्स विलय। तो आप उस बात को डायरेक्ट क्या बोलोगे, ये आपके पास संबंध आया था लास्ट में, पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट बराबर एक्स बी मतलब विलय। इसको ऊपर भेज दिया तो पी नॉट माइनस पीएस को क्या कहते हो, डेल्टा पी नॉट, समानुपाती क्या हो गया, एक्स बी। तो राउले के नियम से आ गया डेल्टा पी नॉट समानुपाती एक्स बी, ये होगी समीकरण नंबर 2। तो पहला आया ग्राफ से, फिर आया राउले, मिला के लिख दो। तो डेल्टा पी नॉट का मान रख दो ना डायरेक्ट, डेल्टा पी नॉट का मान समीकरण 2 से समीकरण किसमें चिपका दो, 1 में। तो यहां हो जाएगा आपके पास डेल्टा टीबी समानुपाती क्या हो गया, एक्स बी। खोल दो तो डेल्टा टीबी बराबर के कांस्टेंट इनटू एक्स बी। एक्स का मतलब मोल बिन, मोल बिन में पहले लेक्चर में सांद्रता की इकाइयों में पढ़ा चुका हूं। क्या होगा बेटा, खुद के मोल बटा कुल मोल। तो खुद के किसके, विलय के मोल, और विलय के मोल आ रहे हैं तो देखो विलय को मोल को हम छोटे एन से दिखाते हैं और विलायक को किससे दिखाते हैं, बड़े एन से। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, डेल्टा टीबी बराबर के इनटू एन अपॉन एन प्लस एन, क्योंकि मोल बिन का सूत्र होता है खुद के मोल बटा कुल मोल, अर्थात विलय के मोल छोटा एन बटा कुल मोल, विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, एन प्लस एन। यहां पर विलायक की तुलना में विलय को छोटा मान के हटा दो तो n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल n। तो बन गया आपके पास डेल्टा टीबी बराबर k इंटू एन अपॉन एन।
अगला, सभी बच्चे एन जानते हैं। एन क्या होता है? मोल होता है। मोल का सूत्र क्या है? ग्राम में मात्रा बटा अणुभार। तो वैल्यू पुट कर दो, तो यहां आ जाएगा आपके पास डेल्टा टीबी बराबर के इंटू, बोलो क्या होगी? ग्राम में मात्रा बटा अणुभार। विलय के लिए हम बी मानते हैं, तो हो गया डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन इसका क्या होगा? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। नेक्स्ट इसको तरीके से लिख दो, तो आ जाएगा डेल्टा टीबी बराबर के इंटू एम ए, ये चला गया ऊपर। फिर पीछे क्या बचा बेटा? पीछे बचेगा आपके पास डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। जरा देखो इस फॉर्मूले को, मैं तुमसे पूछता हूं मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप मोललता के फॉर्मूले के बारे में बखूबी जानते हैं, जी हजूर वाह। मोललता स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या था? जी हजूर वाह बटा क्या होता है? अणुभार। विलय की ग्राम में मात्रा, तो डब्ल्यू बी विलय की ग्राम में मात्रा। हजूर का मतलब कुछ नहीं, अगर किलोग्राम में है तो आप यहां पर एक भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट डब्ल्यू क्या हो गया? विलायक का भार, तो डब्ल्यू ए विलायक का भार। नेक्स्ट विलय का अणुभार, तो एम मतलब अणुभार, बी मतलब विलय का, तो ये बात क्या बन गई बेटा? ये बन गई अणुभार। तो बन जाएगा डेल्टा टीबी बराबर के मास से इनटू बन गया आपके पास क्या? मोललता। ये राशियां कांस्टेंट है, तो इसको के एम ए को एक बड़ा कांस्टेंट मान लो जिसे कहते हैं ऊनियन स्थिरांक। तो यहां पर डेल्टा टीबी बराबर बन जाएगा के इंटू एम, और इसका मतलब हो गया ऊनयन स्थिरांक। ऊनयन स्थिरांक, यह स्थिरांक भी दो प्रकार का है, अभी इसकी भी चर्चा करेंगे। यह सवाल भी पूछा जा चुका है, ऊनियन स्थिरांक और मोलल ऊनियन स्थिरांक किसे कहते हैं? 2 मिनट बाद, पहले हमें केवल डेरिवेशन करनी है। अब देखो के को और बराबर को समानुपाती में डाल दो, तो डेल्टा टीबी समानुपाती क्या हो गया? स्मॉल एम। हेंस प्रूव, क्या ये बात साबित होगी? क्वथनांक ऊनियन मोललता के समानुपाती है, अतः यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। इस प्रकार हम इस बात को साबित कर सकते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, हमने पढ़ा है सिद्ध कीजिए कि क्वथनांक ऊनियन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो इस बात को आप कैसे करेंगे? इस बात को हम ऐसे ले सकते हैं कि सबसे पहले आपने ग्राफ बनाया, क्योंकि हम जानते हैं क्वथनांक क्या है? वह है ताप। ताप का संबंध वाष्प दाब से है, तो ताप की अक्ष ले ली, क्वथनांक अक्ष, वाष्प दाब की अक्ष ले ली। फिर हमने पहले तो सिंपल विलायक लिया, फिर ही तो उसमें विलय मिलाते हैं वाष्पिक विलय, और विलय मिलाने से क्या बन जाता है? विलयन। और विलयन की सांद्रता विलायक से क्या होती है? ज्यादा। तो विलायक को तो ले लिया आगे, और विलायक को तो ले लिया आगे, और विलयन को ले लिया पीछे। जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती जाएगी, विलयन फर्स्ट, विलयन सेकंड, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। फिर हमने इन बिंदुओं को मिलाया, और प्रायोगिक रूप से देखा गया कि इसमें जितना डिफरेंस है वो उस डिफरेंस के बराबर है। अर्थात पहला आ गया डेल्टा टीबी समानुपाती डेल्टा पी नॉट। फिर राउले का नियम लगा दिया, दोनों समीकरणों को मिलाकर बना दी तीसरी समीकरण डेल्टा टीबी समानुपाती एक्स बी। खोला, एक्स बी का मतलब मोल बिन, मोल बिन का मतलब खुद के मोल बटा कुल मोल, विलय के मोल, विलय प्लस विलायक के मोल। हर के पद में विलय बहुत छोटा होता है, उसको हटा दिया, तो ये आपके पास बच गया। अब मोलों को खोला, तो मोल होता है ग्राम में मात्रा बटा अणुभार विलय के, ग्राम में मात्रा बटा अणुभार विलायक के। इसको सही रूप से व्यवस्थित किया, तो ये हमारे पास मोललता बन गई। एम ए विलायक का अणुभार फिक्स है, के कांस्टेंट है, तो ये एक बड़ा कांस्टेंट बन गया जिसे बोलते हैं ऊनियन स्थिरांक, और ये बन गया डेल्टा टीबी समानुपाती एम। हेंस प्रूव, अतः इति सिद्धम, क्या? डेल्टा टीबी क्वथनांक ऊनियन मोललता के समानुपाती है, अतः एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। यहां से बेटा एक के शब्द है, इसकी परिभाषा सुन लो, बोर्ड में पूछा जा चुका है, जो आपकी एग्जाम आइडिया एग्जाम किट है इसमें दिया हुआ है। क्या? एक होता है के, इसको बोलते हैं ऊनयन स्थिरांक, इसको क्या बोलते हैं? ऊनयन स्थिरांक। और एक होता है केपी, इसको बोलते हैं आप मोलल ऊनयन स्थिरांक, मोलल ऊनयन स्थिरांक, मोलल ऊनयन स्थिरांक। तो देखो मैं शब्द वहीं से ले रहा हूं, मोललता से। आपके पास संबंध है यहां से, इसको उल्टा खोल दो वापस, डेल्टा टीबी समानुपाती एम, इसको खोला, डेल्टा टीबी बराबर आ जाएगा के इंटू मोललता डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1/WA। अगर ये केजी में है तो, और ग्राम में होगा तो 1000 आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं ऊनियन स्थिरांक, इसी से लेना है सभी को,
इसी समीकरण से, जो समीकरण हम ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हैं यहां से, एम ए तो फिक्स है, तो देखो इसी समीकरण से लेना है। एक को एक में मिला दिया पहले, तो ऐसे एक कैसे बेटा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी क्या होता है, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अनुभार, तो ये बन गया मोल, तो इसको ले लिया आपने 1 मोल। नेक्स्ट, ये जो विलायक का भार है इसको भी ले लिया 1 केजी, इसको भी क्या ले लिया 1 केजी ले लिया, एक या 1 ग्राम में ले लो आप, ये पहले क्या ले लो आप 1 ग्राम, पहला कंडीशन तो ये, 1 मोल को 1 ग्राम में डालोगे तो के की परिभाषा बन गई। ऐसे 1 मोल को आप इसमें 1 किलो या 1000 ग्राम में डालोगे तो बन गई आपके पास मोलर यूनियन स्थिरांक। परिभाषा सुने, 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में मिलाने पर, 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में मिलाने पर होने वाला डेल्टा टीबी मतलब क्वथनांक यूनियन ही यूनियन स्थिरांक कहलाता है। ऐसे ही 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में मिलाने पर, 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में मिलाने पर होने वाला क्वथनांक यूनियन ही मोलर यूनियन स्थिरांक क्या कहलाता है, केबी कहलाता है। यह दोनों की परिभाषा होगी के और केबी की। 1 को 1 में मिलाया यूनियन स्थिरांक बन गया, 1 को 1000 में मिलाया क्या बन गया, मोलर यूनियन स्थिरांक बन गया। समीकरण को सिद्ध कैसे करोगे, सबसे पहले ग्राफ लेंगे, फिर क्या लगा दोगे, राउले का नियम लगा दोगे, फिर दोनों को मिलाकर क्या बना दोगे, समीकरण 3 बना दोगे। समीकरण 3 को खोलते चलो खोलते चलो खोलते चलो। नेक्स्ट एक्स बी को खोला, फिर मोलों को खोला, तो लास्ट में हमारे पास प्राप्त हो गया डेल्टा टीबी समानुपाती है। नेक्स्ट फिर वहां से आया था यूनियन स्थिरांक और मोलर यूनियन स्थिरांक, तो क्या परिभाषा, 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में मिलाने पर होने वाला क्वथनांक यूनियन, ऐसे 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में मिलाने पर होने वाला क्वथनांक यूनियन मोलर यूनियन स्थिरांक कहलाता है। नेक्स्ट इस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं, तो अगला बनेगा आपके पास क्या, केबी पर शॉर्ट नोट, व्हाट इज केबी, तो केबी होता है मोलर यूनियन स्थिरांक। राजस्थान बोर्ड इसका भी सवाल पूछ चुका है कि इसकी इकाई क्या होगी, तो देखो इसकी इकाई बनानी है आपको, चाहे के ले लो चाहे केबी ले लो। ये तो मोल है बेटा, ये ग्राम है, और ये डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक। क्वथनांक किसमें होगा, केल्विन में। ये ऊपर चला जाएगा तो केजी, ये मोल कहां चला जाएगा, नीचे, तो क्या बन गया के केजी मोल इनवर्स, के केजी मोल इनवर्स। काका जी मोल ले लो, काका जी मोल ले लो, ये इसकी यूनिट हो गई, याद रखना। अगला जल के लिए केबी का मान कितना होता है, जल के लिए केबी का मान तो ये होगा आपके पास 0.52 केजी मोल इनवर्स। नेक्स्ट अगली बात, केबी का मान आप ऊष्मागतिकी से निकाल सकते हो। ऊष्मागतिकी में इसका एक सूत्र है, वो कैसे है, एम आर डेल्टा टीबी स्क्वायर, एम आर डेल्टा टीबी स्क्वायर 1000 इंटू डेल्टा एच बी। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, जहां एम हो गया आपके पास विलायक का अणुभार, आर तो गैस नियतांक है, डेल्टा टीबी क्वथनांक यूनियन, 1000 का मतलब 1000 ही है, पी मतलब जब भी कोई चीज बॉयल होगी तो वाष्प में परिवर्तित होगी, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा या केवल गुप्त ऊष्मा कह दो, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। और एम क्या हो गया आपके पास, विलायक का अणुभार, बड़ा है विलायक का अणुभार, विलायक का, आर हो गया गैस कांस्टेंट, डेल्टा टीबी हो गया क्वथनांक यूनियन। इस तरह से हम केबी के बारे में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगली बात, केबी आ गया, मोलर यूनियन स्थिरांक कहते हैं। इकाई क्या बेटा, के केजी मोल इनवर्स है। पानी के लिए इसका मान कितना होता है, 0.52 के केजी मोल इनवर्स। केबी का ऊष्मागतिकी से मान कैसे निकाल सकते हैं, एम आर डेल्टा टीबी स्क्वायर 1000 इंटू डेल्टा एच बी। इसका लास्ट टॉपिक क्या है, इसका सवाल पूछ सकता है, न्यूमेरिकल भी है उसका। क्वथनांक यूनियन के सूत्र से विलेय का अनुभार ज्ञात करो, आपको सवाल दे देगा। क्वथनांक यूनियन के सूत्र से, क्वथनांक यूनियन के सूत्र से
सूत्र से विलेय का अनुभार ज्ञात कीजिए या कोई न्यूमेरिकल से भी दे सकता है या आपको सीधा सवाल भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले आप कहोगे किससे? अणुसंख्यक गुणधर्म से। और अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है सबको पता है। अणुसंख्यक गुणधर्म का लास्ट टॉपिक क्या था? क्या सिद्ध किया था? डेल्टा टीबी समानुपाती छोटा है। अब बस खोल दो इसको, पूरी समीकरण को खोल दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या बनेगा बोलो बेटा? डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू स्मॉल एम। मोललता को खोलो, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू, तुम तो वही याद रखो, जी हजूर वाह बटा अनुभार। अब चेक कर लो, जी मतलब विलेय की ग्राम में मात्रा, तो डब्ल्यू बी, अनुभार एम बी इंटू 1000 बटा विलायक का भार डब्ल्यू है। तुम्हें क्या ज्ञात करना है? विलेय का अनुभार। अनुभार मतलब डब्ल्यू, विलेय मतलब बी। विलेय छोटा, विलायक बड़ा, छोटा मतलब बेबी तो बी। नेक्स्ट, तो इसको ऊपर दे दो, तो आपके पास बन जाएगा एम बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटा डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। इस प्रकार से हम विलेय का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास विलेय का अनुभार। अब अगर पूछा जाए डायरेक्ट प्रायोगिक रूप से क्वथनांक यूनियन कैसे निकालते हैं, दोनों ही बता देता हूं। इससे पहले हमने आरएलवीपी पढ़ा था, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं? क्वथनांक यूनियन का प्रायोगिक मान लैंडबर्गर की विधि से ज्ञात करते हैं और वाष्प दाब के आपेक्ष अवनमन या वाष्प दाब अवनमन का मान बैरोमेट्रिक विधि से ज्ञात किया जाता है। तो वाष्प दाब का जो प्रायोगिक मान हो किससे? बैरोमेट्रिक विधि। ये हमारे कोर्स में नहीं है, सिर्फ नाम ध्यान रखने, बैरोमेट्रिक विधि, बाय चांस पूछ ले। और क्वथनांक यूनियन का मान आप निकाल सकते हो लैंडबर्गर की विधि से। लैंडबर्गर की विधि से इस तरह से हम दोबारा से क्वथनांक के बारे में चर्चा की थी। वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। अगली बार क्वथनांक का यूनियन कैसे हुआ? शुद्ध का था टीबी, अवाष्पीय विलेय को मिला है टीएस, टीएस टीबी की तुलना में बढ़ जाता है, क्वथनांक यूनियन हो गया। कारण अवाष्पीय विलेय को मिलाने पर वह विलायक की सतह को ढक लेता है, जिससे इसका वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब या विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हो पाता। ताप बढ़ाओगे, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ गई, और गतिज ऊर्जा कब बढ़ी? ताप बढ़ाने पर। तो ताप बढ़ाने से यूनियन हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद सिद्ध करना है ग्राफ से राउले का नियम, समीकरण को मिला दो, खोलते चलो, लास्ट में आ जाएगा डेल्टा टीबी समानुपाती छोटा है। उसके बाद हमने देखा था क्या यूनियन स्थिरांक और मोलर यूनियन स्थिरांक के और के बी। एक में एक को मिलाया, एक मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में मिलाने पर होने वाला क्वथनांक यूनियन स्थिरांक कहलाता है, जबकि 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम में मिलाने पर क्या होगा? मोलर यूनियन स्थिरांक। केबी के बारे में शॉर्ट नोट, और फिर क्वथनांक यूनियन के सूत्र से विलेय का अनुभार ज्ञात किया, और फिर लास्ट में वाष्प दाब का मान कौन सी विधि से? बैरोमेट्रिक विधि से। और क्वथनांक यूनियन का मान किससे? लैंडबर्गर की विधि से। 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 2 अणुसंख्यक गुणधर्म दोस्तों पूरे हो गए। सांद्रता की इकाइयां भी पूरी है। नेक्स्ट 2 बचती है जो हम चौथे लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। कोविड-19 कोरोना को देखते हुए घर पे रहे, सुरक्षित रहे और ऑनलाइन क्लासेस का लगातार अध्ययन करते रहे। नमस्कार, जय हिंद।